वक्त हो चला है देश तक का, जिसमें कोरोना से जुड़ी हुई तमाम खबरों के साथ आपको ये दिखाएंगे कि मजदूरों के घर जाने की जिद पर कहां बरसी उन पर लाठियां। लेकिन सबसे पहले नजर कोरोना मीटर पर डाल लेते हैं कि इस वक्त का आंकड़ा देश भर का क्या कहता है। देश में कोरोना के अब तक 59,662 केस सामने आ चुके हैं। 59,000 के पार ये आंकड़ा जा पहुंचा है। वहीं मौत का आंकड़ा देखिए 1,981 तक देश भर के ये कुल आंकड़े इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। 24 घंटे में 3,390 नए केस सामने आए हैं, जिसने चिंताएं और ज्यादा बढ़ा दी है। जबकि देश भर में कोरोना के अब तक 16,540 मरीज को ठीक किए जाने में भी बड़ी कामयाबी मिली है। लेकिन ये बड़ा आंकड़ा देश भर में कोरोना के अब तक 59,662 मरीज हैं, जो अपने आप में चिंता का सबब इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के लिए बना हुआ है। लेकिन इन सबके बीच 17,847 मरीज ठीक हुए हैं। ये कम से कम आंकड़ा एक नई उम्मीद इस वक्त दे रहा है। जबकि सिर्फ राजधानी दिल्ली की बात करें, 6,542 मामले अब तक दिल्ली में, सिर्फ राजधानी दिल्ली में रिकॉर्ड किए गए हैं। जबकि सबसे ज्यादा परेशानी का सबब इस वक्त महाराष्ट्र के लिए कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा, और उसके बाद गुजरात, राजधानी दिल्ली, राजस्थान, फिर दूसरे तमाम अलग अलग राज्य। तो 59,000 के पार जा पहुंचा है कोरोना मरीजों का अब तक का आंकड़ा। इन सब के बीच बात अमित शाह की भी कर लेते हैं। आपको बताते चले, कई दिनों से सोशल मीडिया पर प्रदेश के गृह मंत्री अमित शाह के स्वास्थ्य को लेकर अलग अलग तरह की अफवाहें फैलाई जा रही थी। आज अमित शाह ने एक संदेश जारी कर साफ किया कि वो पूरी तरह से बिल्कुल स्वस्थ हैं। इसके साथ ही गुजरात पुलिस ने अफवाह फैलाने वाले 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। कहते हैं अफवाहों के पैर नहीं पंख होते हैं, वो तेजी से उड़ती है। ऐसी अफवाह सोशल मीडिया पर उड़ी कि देश के गृह मंत्री अमित शाह बीमार हैं। अलग अलग जगहों से अलग अलग तरह की बीमारी भी बताई जाने लगी। आखिरकार इन अफवाहों पर खुद गृह मंत्री अमित शाह ने ही विराम लगाया, अपने स्वास्थ्य को लेकर संदेश जारी किया। पिछले कई दिनों से कुछ मित्रों ने सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे स्वास्थ्य के बारे में कई मनगढ़ंत अफवाहें फैलाई हैं। यहाँ तक कि कई लोगों ने मेरी मृत्यु के लिए भी ट्वीट कर दुआ मांगी है। मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ और मुझे कोई बीमारी नहीं है। जिन लोगों ने यह अफवाह फैलाई है, उनके प्रति मेरे मन में कोई दुर्भावना या द्वेष नहीं है। आपका भी धन्यवाद। अमित शाह के ट्वीट के तुरंत बाद उनके स्वास्थ्य के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मंगल कामनाएं की। आप दीर्घायु हों, यही हमारी कामना है। बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भी शाह के बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की, मगर अफवाह फैलाने वालों पर उनका गुस्सा भी भड़का। गृह मंत्री अमित शाह के बारे में अमानवीय टिप्पणी करना अत्यंत निंदनीय है। किसी के स्वास्थ्य के बारे में इस तरह की भ्रामक बातें फैलाना उन लोगों की मनोस्थिति को दर्शाता है। मैं इसकी कड़ी भर्त्सना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी ऐसी अफवाहों पर नाराजगी जताई। ये बिल्कुल ही गंदी सोच का प्रतीक है। यानी हताशा निराशा की इतनी हद हो गई कि लोकतंत्र में लोगों से तो वो जीत नहीं सकते, इसलिए अब यहाँ तक आ गए। तो ये बहुत ही गंदी मानसिकता है ना। अफवाह फैलाने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 2 भावनगर से और 2 अहमदाबाद से। यह सर्वविदित है कि कोई भी अफवाह फैलानी, गलत समाचार सोशल मीडिया में चलाना, किसी भी तरह से उसको आगे बढ़ाना, यह अपराध है। ध्यान में यह आया कि भारत के केंद्रीय गृह मंत्री का नाम का उपयोग करके उनके नाम से एक पोस्ट बनाई गई और उसको अलग अलग रूपों में डाला गया। आईटी एक्ट सेक्शन 66C, जिसमें गलत आइडेंटिटी का उपयोग, और 66D जो उससे रिलेटेड गलत न्यूज किसी गलत आइडेंटिटी के नाम पे आगे चला। इन दोनों सेक्शंस के तहत ये गुना दाखिल किया गया। पुलिस जांच कर रही है कि इन 4 के अलावा ऐसी अफवाहें कहां से उठी और किसने फैलाई। संभव है कि उनकी भी गिरफ्तारी जल्द हो। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। तो अफवाह फैलाने वालों को यह जवाब दिया है गृह मंत्री ने। उन्होंने कहा है, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं। आगे बढ़ते हुए बात कोरोना और अहमदाबाद की कर लेते हैं, जहां पर महामारी से ऐसा हाहाकार मचा हुआ है कि गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचना पड़ा।
अहमदाबाद में डॉक्टर गुलेरिया ने वहां के डॉक्टर्स को कोरोना से लड़ने का मंत्र दिया। देश की कोरोना तालिका में नंबर 2 पर बना हुआ है गुजरात। गुजरात में कोरोना के बीमार 7,000 के पार जा पहुंचे हैं। गुजरात का कोरोना हॉटस्पॉट बन चुका है अहमदाबाद। गुजरात में 450 के करीब है मौत का आंकड़ा और दहशत में बीत रहे हैं अहमदाबाद के दिन रात। ये तमाम आंकड़े बताने के लिए काफी है कि गुजरात में हालात अच्छे नहीं हैं। शायद यही वजह है कि देश के सबसे प्रतिष्ठित और बड़े मेडिकल संस्थान एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया को अहमदाबाद आना पड़ा। गुजरात से ताल्लुक रखने वाले देश के गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर एम्स डायरेक्टर शुक्रवार की रात अहमदाबाद पहुंच गए और आज दिन भर उन्होंने कोरोना से जंग लड़ रहे योद्धाओं को अपनी योजना को और धारदार बनाने का गुरु मंत्र दिया। कई ट्रायल्स में भी यहाँ के डॉक्टर्स लगे हुए हैं, चाहे WHO की सॉलिडारिटी ट्रायल हो या प्लाज्मा थेरेपी हो। तो इन ट्रायल से नई दवाइयाँ ट्राई की जाएंगी पेशेंट्स में और उम्मीद ये है कि उससे भी मोर्टेलिटी कम हो। एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया ने अहमदाबाद में गुजरात स्वास्थ्य सचिव जयंती रवि, राजस्व अधिकारी पंकज कुमार और डॉक्टरों की टीम के साथ बैठक की। साथ ही सिविल अस्पताल और SVP अस्पताल का दौरा किया। कोविड-19 मरीजों के इलाज को लेकर उनका मार्गदर्शन किया। शाम में गुलेरिया ने गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के साथ भी मुलाकात की। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो यहाँ फॉलो कर रहे हैं वो बेसिक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हैं। एम्स का प्रोटोकॉल बिल्कुल ऐसा ही है और जो ICU केयर है वो हमारे जैसे एम्स में इंटरनेशनल गाइडलाइंस है उसी के हिसाब से है। पिछले 24 घंटे में अकेले अहमदाबाद में ही 269 नए मामले सामने आ चुके हैं और शनिवार शाम 6 बजे तक कुल 5,260 मरीज हो चुके हैं, जबकि शहर में 343 मौत हो चुकी है। किसी एक शहर के लिए ये आंकड़े डराने वाले हैं। कोविड के जो ट्रीटमेंट देने वाले डॉक्टर्स हैं उन लोगों से बातचीत की है, साथ ही जो रेसिडेंशियल डॉक्टर्स हैं उनके साथ भी उन्होंने बातचीत की है और जिसका अहम मकसद जो होता है वो मकसद यही है कि जिस तरीके से गुजरात के अंदर खास करके जो मौत हो रही है, हर रोज़ करीब 25 से ज़्यादा मौत का आंकड़ा जो है वो सामने आ रहा है, तो वैसे में मौत के आंकड़े को किस तरीके से रोका जाए। उम्मीद है कि देश के सर्वश्रेष्ठ मेडिकल संस्थान के सर्वोच्च पद पर आसीन डॉक्टर का मार्गदर्शन गुजरात और अहमदाबाद में कोरोना से लड़ने में जरूर मददगार साबित होगा। अहमदाबाद से गोपी खांगर के साथ आज तक ब्यूरो। उम्मीद यही डॉक्टर गुलेरिया का ये मंत्र काम कर जाए। वहीं कोरोना की सबसे भयानक मार महाराष्ट्र पर पड़ी है। यहां मरीजों का आंकड़ा 19,000 को पार कर गया है। मुंबई की हालत सबसे ज्यादा बिगड़ी हुई है। परेशानी की बात यह है कि कोरोना का संक्रमण पुलिसकर्मियों पर भी भारी पड़ रहा है। पूरा महाराष्ट्र कोरोना संकट से जूझ रहा है। मुंबई पर तो महामारी की भयानक मार पड़ी है, मगर इस महामारी के बीच मुंबई के मरीन ड्राइव के पास ये हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। एक शख्स हाथ में धारदार दरांती लिए भाग रहा है और वो पुलिसकर्मियों को धमका रहा है। पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश में है। आरोप है कि पेशे से आर्किटेक्ट इस शख्स ने 3 पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला किया है। बताया जा रहा है कि एक शख्स कई दिनों से मानसिक तौर पर ठीक नहीं है। इन तस्वीरों के बाद अब धारावी की ये तस्वीरें देखिए। अकेले धारावी में कोरोना संक्रमण 800 के पार जा चुका है। बावजूद इसके यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस वक्त हम धारावी के एरिया से हम गुजर रहे थे तो हमने देखा यहाँ पर करीब 200 से 250 लोग यहाँ पर जमा है। आम को यहाँ पर लेने के लिए देखिए कैसी होड़ है, आम लेने के लिए और खाना लेने के लिए। देखिए सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हालातों पर काबू पाया जा सके इसलिए BMC के नए कमिश्नर इकबाल चहल ने आज धारावी में कंटोनमेंट जोन का दौरा किया। जिस तरीके से नंबर्स बढ़ रहे हैं, मेनी ऑफ देम आर वेरी एग्जॉस्टेड राइट नाउ। आई विल स्टैंड बिहाइंड देम लाइक अ रॉक। मेरा पूरा उनको सपोर्ट रहेगा और आई एम गोना बूस्ट देयर मोरल। आप देखिए अगले 2-3 हफ्ते में क्या होने वाला है। कोरोना ने पूरे महाराष्ट्र में दहशत मचा दी है। परेशानी की बात तो ये है कि कोरोना के खिलाफ लोगों की मदद में जुटे पुलिसकर्मी तेजी से कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। महाराष्ट्र में अब तक 714 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं।
81 पुलिस अधिकारियों को कोरोना संक्रमण हुआ है। 633 पुलिसकर्मी भी कोरोना से संक्रमित हुए हैं। महाराष्ट्र में अब तक 5 पुलिसकर्मियों की कोरोना से जान गई है। महाराष्ट्र में तो कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 19,000 के पार चला गया है। जाहिर सी बात है कि स्थिति नाजुक है। बेहतर होगा कि ऐसे हालात में लोग घरों से बाहर निकलने से बचें। सौरभ अख्तानिया और मुस्तफा शेख के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। और अब आपको दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर में कोरोना का हाल बताते हैं। दिल्ली में 224 नए मामलों के साथ मरीजों की कुल तादाद 6,540 को पार कर गई है। तो वहीं नोएडा में आज कोरोना से दूसरी मौत की खबर सामने आई। दिल्ली में कोरोना की तेज चाल जारी है। वायरस की चपेट में न सिर्फ आम लोग बल्कि दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, कैट्स एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारी, डीसीपी दफ्तर के स्टाफ और डीएम दफ्तर के अधिकारी भी इसकी जद में आ चुके हैं। आंकड़ा है जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देश की राजधानी में पिछले 24 घंटे में 224 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि कुल मरीजों की तादाद 6,540 से ज्यादा है। शाम 6 बजे तक मौत की तादाद 68 थी। दिल्ली में कोरोना के केसेस का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 6,000 जो है वो क्रॉस कर चुका है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि मई के जो शुरुआती दिन है, यानी 8 दिन की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा केसेस आए हैं मई के शुरुआती दिनों। और ऐसे में बचकर रहने की जरूरत है। और चिंता दिल्ली से सटे इलाकों को लेकर भी है, जहां एनसीआर में मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में कोरोना से मौत की संख्या 2 तक जा पहुंची है। आज नोएडा के सेक्टर 66 में रहने वाले शख्स की कोरोना से मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा के राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव ने दम तोड़ दिया। एक पेशेंट जिनकी सैंपल 2 दिन पहले ली गई थी, उनको कल रात को लाई गई जिम्स में। तो ये कार्डियो रेस्पिरेटरी अटैक से उनकी मृत्यु हुई है। उनकी कल ही कोविड-19 पॉजिटिव की रिपोर्ट भी प्राप्त हुई है। नोएडा में भी कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तक ये आंकड़ा 216 तक पहुंच गया है और 2 और केसेस अभी सामने आए। तो ऐसे में जाहिर तौर पर न सिर्फ दिल्ली बल्कि नोएडा, इसके अलावा दूसरे जो ये कहा जाए पड़ोसी जो शहर है, वहां पर भी लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि दिल्ली में केजरीवाल सरकार और यूपी में योगी सरकार लगातार कोरोना के खिलाफ अपनी जंग को धारदार बना रही है, लेकिन आगे और कठिन परीक्षा दिखाई दे रही है। नोएडा से भूपेंद्र चौधरी के साथ चिराग कोठी, दिल्ली आज तक। बढ़ते हुए आंकड़े यकीनन राज्य सरकारों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर कोरोना का संकट काल खत्म कब होगा। हर एक के मन में यही विषय इस वक्त चल रहा है। इसी वजह से आज सुबह से आज तक के ई एजेंडा के मंच पर देश के 17 दिग्गज मंत्रियों के साथ हमने देश के सामने कोरोना को हराने का क्या उनका मंत्र है, इसके बारे में उनकी राय जानने की कोशिश की। हर किसी की ओर से यही भरोसा दिया गया कि हिंदुस्तान कोरोना को हरा कर रहेगा। तो किसी ने विपक्ष को भी आरोपों के कटघरे में खड़ा किया। बड़े मंत्रियों की ओर से क्या कुछ कहा गया है, आइए सुनते हैं। राहुल गांधी टेक्नोलॉजी कितना समझते हैं, आर्थिक विषयों को कितना समझते हैं, इस पर कभी चर्चा हो सकती है और चर्चा होनी भी चाहिए। ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। लेकिन मैं उनसे एक बात अवश्य कहूंगा, कृपया करके अभी राजनीति बंद करिए। आपकी पार्टी का क्या इतिहास रहा है सर्वेलेंस का, वो भी चर्चा कभी आगे करेंगे। जब दवा नहीं है तो हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों को कैसे चेतावनी दे सकते हैं, कैसे आगाह कर सकते हैं, ये है कोरोना सेतु। सब पैरामीटर्स पर हमें भारी सफलता मिल रही है। सारे दुनिया में हमारी सराहना हो रही है। भारत की स्ट्रैटेजी की ओर सब लोग बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी बार बार भारत की सराहना कर रहा है। मुझे तो पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी, कुछ ही सप्ताह के अंदर कोरोना के खिलाफ जंग में हमारे देश को भारी सफलता मिलेगी। धीरे धीरे हमको कोरोना के साथ लड़ाई लड़ते समय हमारे जीवन को जीने की पद्धति को भी समझना होगा। और निश्चित रूप से ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि एक तरफ हमारी इकोनॉमी को भी हमको जो चक्र है रुका हुआ उसको भी धीरे धीरे चालू करना होगा, और दूसरी ओर कोरोना के लिए जो आवश्यक बातें हैं उसका पालन भी करना होगा। इसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। हमारा अन्न का किसी तरह की कमी नहीं है
और युद्ध स्तर पर जो है हमारा काम चल रहा है और आज तक के रिकॉर्ड के मुताबिक जो है लॉकडाउन के बाद जो है अभी तक जो है 74 लाख मैट्रिक टन जो है अनाज का हम लोगों ने जो है परिवहन उठाव करके और उसका ट्रांसपोर्ट कर दिया है। हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं, हवाई अड्डे हैं, जो हमारे इंसिलरी जो काम है, पूरी तैयारी है। और हम लोग एयरलाइन से भी यही कह रहे हैं कि आप भी अपनी पूरी तैयारी रखिए। आज हो सकता है, मैं नहीं कह सकता, हो सकता है आज हमें लॉकडाउन 3 की जरूरत ना पड़ती, लॉकडाउन 2 भी जो है वो कम समय में खत्म हो जाता अगर इस तरह का जो है वो लापरवाही, क्रिमिनल नेग्लिजेंस ना होती। और इतनी बड़ी तादाद में देश भर में एक संस्था के गलती की वजह से, एक संस्था के क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से पूरे देश में इस कोरोना का कहर जो है वो न बढ़ता। तो सुना आपने ई एजेंडा के मंच से देश के दिग्गज मंत्रियों ने किस तरह से अपनी राय जाहिर की है। उम्मीद यही कि केंद्र और राज्य सरकारें आपस में मिलकर एक मजबूत टीम की तरह काम करें ताकि कोरोना हारे और देश हिंदुस्तान जीते। उधर दिल्ली से 1200 मजदूर ट्रेन के जरिए बिहार तो पहुंच गए हैं, मगर इन मजदूरों के किराए पर सियासी किचकिच मची हुई है। दिल्ली सरकार कह रही है कि बिहार के मजदूरों के किराए का पैसा उसने खर्च किया, जबकि बिहार सरकार का आरोप है कि दिल्ली सरकार इस पूरे मामले पर ओछी राजनीति कर रही है। कोरोना संकट और लॉकडाउन से उपजी समस्याओं की मार से बेजार मजदूर सियासत की धुरी पर नाच रहे हैं। होड़ मच गई है होड़ ये बताने की कि मजदूरों के असली हितैषी हम हैं। क्रेडिट लेने को लेकर अब नई किचकिच बिहार सरकार और दिल्ली सरकार के बीच मची है। दरअसल दिल्ली से 1200 मजदूरों का जत्था बिहार के मुजफ्फरपुर भेजा गया। इन मजदूरों के किराए का खर्चा 6,42,000 आया। मजदूरों के किराए का खर्चा दिल्ली सरकार ने रेलवे को दिया। इसीलिए आम आदमी पार्टी बार बार कह रही है कि जो पैसा बिहार सरकार को देना था वो दिल्ली सरकार ने दिया। हमें पैसा देना पड़ रहा है तो अब इसको आप क्या समझेंगी? अगर बिहार सरकार बिहार के लिए ट्रेन जा रही है तो बिहार सरकार को पैसा देना चाहिए, लेकिन दिल्ली सरकार इसमें पैसा दे रही है। लेकिन दिल्ली सरकार के दावे को बिहार सरकार के मंत्री खारिज कर रहे हैं। श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी, झूठ के साथ समस्या यही है कि आप भूल जाते हैं कि कब क्या बोल चुके हैं। अब देखिए ना, आपके मंत्री गोपाल राय ट्विटर पर सफेद झूठ बोल रहे हैं कि दिल्ली से मुजफ्फरपुर आने वाली ट्रेन का किराया आपकी सरकार देगी, फिर चिट्ठी भेजकर हमसे पैसे भी मांगते हैं। तो यहाँ से आया चिट्ठी का मसला। दरअसल 23 अप्रैल को दिल्ली सरकार ने बिहार सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा कि मजदूरों के किराए का खर्चा 6,42,000 आ रहा है, इसे बिहार सरकार दे। दिल्ली सरकार ने 7 मई को भी मजदूरों के किराए के लिए बिहार सरकार को चिट्ठी लिखी। जो कम्युनिकेशन और बातचीत उनके साथ हुई थी वो 23 तारीख को हुई थी, 23 अप्रैल को 23 तारीख को हुई थी। और उसके बाद से जो है उनके तरफ से इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया। और उसके बाद चूंकि मध्य प्रदेश की ट्रेन जब यहाँ से रवाना हुई, उसके बाद अन्य राज्यों के भी मजदूरों के अंदर जो है वो पैदा हुई इच्छा कि हमें क्यों नहीं भेजा जा रहा है। और अंततोगत्वा जब उधर से कोई जवाब नहीं आया तो फिर कल सरकार ने निर्णय लिया कि दिल्ली सरकार पेमेंट करके और उनको जो है उनके गाँव के लिए रवाना करेगी। आरोप ये भी है कि बिहार सरकार की ओर से कहा गया कि मजदूर अपना किराया खुद दें, जब वो अपने राज्य पहुंचेंगे तो उनके किराए के साथ 500 रुपए ज्यादा बिहार सरकार लौटा देगी। लेकिन पेच यही फंसा कि मजदूरों के पास खाने के पैसे नहीं थे तो किराए के पैसे कहां से आते। सवाल ये भी है कि जब केंद्र सरकार की ओर से साफ साफ कह दिया गया है कि मजदूरों के किराए का 85% हिस्सा केंद्र सरकार और 15% हिस्सा जहां के मजदूर हैं वहां का राज्य देगा, तो फिर राज्य ये खर्चा उठाने में अगर मगर क्यों कर रहे हैं? गोपाल राय ये दावा कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने बिहार सरकार से फिलहाल
कोई भी खर्चा नहीं मांगा है और ना वो आगे मांगेंगे, बल्कि जो खर्चा हुआ है वो रेलवे तक पहुंचा भी दिया गया है। पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। इतने गंभीर संकट के दौरान भी जो ओछी राजनीति है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। उधर देश कोरोना से आर पार की जंग लड़ रहा है। पिछले 40 दिनों से देश लॉकडाउन में है, जिंदगी लॉक है और कारोबार डाउन है। काम धंधा बंद होने से लाखों की तादाद में मजदूरों की रोजी रोटी छिन गई है। हालांकि प्रवासी मजदूरों के लिए राज्य सरकारों ने रहने खाने का इंतजाम किया है, लेकिन मजदूरों के घर जाने की जिद के सामने सरकार को झुकना पड़ा। स्वास्थ्य की जांच और सोशल डिस्टेंसिंग की हिदायत के साथ मजदूर अब अपने अपने घरों को लौट चले हैं। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम घर वापसी स्पेशल ट्रेन चल रही है। यह अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बेंगलुरु से दरभंगा, ठाणे से पटना, भिवानी से पूर्णिया, भावनगर से गोरखपुर, अहमदाबाद से जालौन और पालनपुर से बरेली की चलती हुई ये ट्रेन उन मजदूरों की उम्मीदों को पूरा करते हुए दिखाई दे रही है जो दूसरे राज्यों में रोजी रोटी के संकट को दूर करने के लिए, कमाने के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन अब वो अपनी घर वापसी अपने अपने गांवों में करना चाहते हैं। जिन मजदूरों को रेलगाड़ियां मिली वो तो ट्रेन पकड़कर अपने घरों के लिए निकल गए, लेकिन अभी भी लाखों मजदूर ऐसे हैं जो घर वापसी की बाट जोड़ रहे हैं। गुजरात के सूरत में प्रवासी मजदूरों का जत्था घर जाने की जिद के लिए सड़कों पर निकल आया। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए हजारों मजदूरों को रोकने के लिए पुलिस ने जब मोर्चा संभाला तो जमकर हंगामा हुआ। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने दौड़ा कर लाठियां भांजी और करीब 60 मजदूरों को हिरासत में लिया गया। कुछ इंडस्ट्रीज यूनिट्स है वो लॉकडाउन के बाद का उनका पगार नहीं मिला था, जो कि 70% अभी लॉकडाउन में, 30% लोग तो जा रहे हैं। तो आज शुरुआत में समझाने की कोशिश करें, लेकिन आसपास में वैसे इकट्ठा हो गए ज़्यादा 500-1000 लोग। उसके बाद बाकी सब लोग भी आ गए। सोशल डिस्टेंसिंग का भंग करके जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो भी नियम है उसकी पालन नहीं कर रहे थे और घर जाने की जिद में लोग रिलायंस की ओर जाने के लिए चल पड़े थे। तो उनको हमने रोक के टीयर गैस 4 सेल छोड़े हैं। और अब आपको उस राज्य में लेकर चलते हैं जहां पर कोरोना से ज्यादा चर्चा सियासी लड़ाई की हो रही है। केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच सियासत जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आज चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में आरोप लगाया है कि बंगाल सरकार की वजह से बंगाल के मजदूर जहां तहां फंसे हुए हैं। ममता सरकार और मोदी सरकार के बीच गजब की ठनी हुई है। पहले केंद्र की कोविड टीम के बंगाल जाने पर तनातनी हुई, फिर कोरोना संक्रमण के अलग अलग आंकड़ों पर दोनों सरकारें भिड़ी। इसके बाद राज्यपाल बनाम पश्चिम बंगाल सरकार का विवाद हुआ और अब मजदूरों की घर वापसी के मसले पर दोनों सरकारें आमने सामने हैं। अब की बार गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक खत लिखा है। ये खत आरोपों का दस्तावेज है। केंद्र सरकार को प्रवासी श्रमिकों को घर तक पहुंचाने में मदद करने के लिए राज्य सरकार से सहयोग नहीं मिल रहा है। केंद्र ने 2 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को अलग अलग राज्य में उनके घर तक पहुंचाने की सुविधाएं दी हैं। पश्चिम बंगाल के श्रमिक भी वापस जाना चाहते हैं, लेकिन राज्य सरकार ट्रेनों को उनके यहाँ मंजूरी नहीं दे रही है। ममता सरकार प्रवासी मजदूरों के साथ नाइंसाफी कर रही है। ऐसा करना उनके लिए परेशानी खड़ी करेगा। अमित शाह के इस खत पर बंगाल सरकार के मंत्री भड़क गए। अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट किया, गृह मंत्री अमित शाह हफ्तों तक चुप्पी साधे रखने के बाद केवल झूठ से लोगों को गुमराह करने के लिए बोलते हैं। विडंबना ये है कि वो उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें उनकी सरकार द्वारा उनके भाग्य पर छोड़ दिया गया है। अमित शाह आरोप साबित करे या माफी मांगे। मगर मोदी सरकार भी अड़ी हुई है। ममता सरकार के हर नहले पर दहला मारने की कवायद। ममता बनर्जी जी अगर सोच रहे हैं कि वो बंगाल को अलग ढंग से चलाएंगे और सेंटर निगरानी नहीं रखेगी, तो वो माइग्रेंट वर्कर भी हो या कोविड टेस्टिंग हो या आईसीएमटी को भेजना हो, हर चीज में माननीय प्रधानमंत्री जी ये देखेंगे। और ये बीजेपी के कोई आरोप नहीं है, ये फैक्ट्स है। सवाल ये है कि ये हंगामा क्यों हो रहा है। अमित शाह जी खुद मेरे को कहा था कि प्रदेश की जो सरकार, वो सरकार से हम बार बार मांग करते हैं
कि आपकी सरकार को कितने ट्रेनों की जरूरत है बाहर से ये मजदूरों काम करो और बाकी सारे लोगों को वापस लाने के लिए। लेकिन 2 दिन पहले भी राज्य की सरकार ने अमित शाह जी को कोई लिस्ट नहीं भेजा। आज पता चला कि राज्य की सरकार 8 ट्रेनें मांगी हैं। ममता सरकार मोदी सरकार पर आंकड़ों से हेरफेर करने और पश्चिम बंगाल सरकार के साथ सियासत करने का आरोप लगा रही है। दूसरी तरफ केंद्र की सरकार बंगाल सरकार पर मनमाने ढंग से काम करने का आरोप लगा रही है। मगर आरोपों की सियासत के बीच फंसे हैं वो मजदूर जो घर जाना चाहते हैं। आज तक ब्यूरो। मौसम से भी ज्यादा बंगाल की सियासत इसलिए गर्म है क्योंकि अगले साल वहां पर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसी के साथ देश तक में अभी के लिए बस इतना ही।